और शुरुआत के लिए एक बड़ा रोचक किस्सा है, घड़ियाल। हाँ, घड़ियाल का उदाहरण बहुत अच्छा है। एक समय था जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की नदियों से ये लगभग गायब ही हो गए थे, विलुप्त मान लिए गए थे। लेकिन एक C2 संरक्षण जैसे प्रयासों की बदौलत ही इन्हें सफलतापूर्वक फिर से बसाया जा सका है। बिल्कुल सही। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं आज। नमस्ते। आपने बिल्कुल सही कहा, ये विषय आज के समय में बहुत बहुत अहमियत रखता है। XC2 संरक्षण की जरूरत खास तौर पर तब पड़ती है जब कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक घर में महफूज न रह पाए। अच्छा। शायद शिकार की वजह से, या उनके रहने की जगह उजड़ जाने की वजह से, या फिर जब उनकी संख्या इतनी कम हो जाए कि उनके अपने आप फिर से बढ़ने की उम्मीद ही न रहे। हाँ, जब खतरा बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये अपने आप में कोई मुकम्मल हल नहीं है। ये इन सीटू संरक्षण यानी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही बचाने के प्रयास का एक जरूरी पूरक तरीका है, एक सपोर्ट सिस्टम जैसा। ओके, एक पूरक तरीका, बैकअप प्लान की तरह। हाँ, आप कह सकती हैं। ये हमें एक दूसरा मौका देता है, आनुवंशिक विविधता को सहेजने का एक रास्ता दिखाता है जब प्राकृतिक माहौल वो साथ न दे रहा हो। तो हम प्रजातियों को उनके प्राकृतिक घर से निकालकर कहीं और ले जाकर बचाने की बात कर रहे हैं। इसमें असल में होता क्या है? ये प्रक्रिया कैसे काम करती है फिर? देखिए, इसका बुनियादी मकसद यही है कि हम संकट में पड़ी प्रजातियों और महत्वपूर्ण आनुवंशिक संसाधनों को उनके प्राकृतिक माहौल से बाहर सुरक्षित रखें। इसके लिए आज हमारे पास कई आधुनिक साधन और अलग-अलग तकनीकें मौजूद हैं। जैसा कि आपने घड़ियाल का उदाहरण दिया, वो दिखाता है कि ये तरीका किसी प्रजाति को हमेशा के लिए खो देने और अगर हालात सुधरें तो उसे वापस उसके पुराने घर में लौटाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन सकता है। सही। आप इसे एक तरह की जैविक बीमा पॉलिसी समझ सकते हैं, एक बैकअप प्लान जब मुख्य योजना यानी प्राकृतिक आवास में संरक्षण काफी ना हो या संभव ना रह जाए। जैविक बीमा पॉलिसी, वाह, ये दिलचस्प नजरिया है। तो ये सब किया कैसे जाता है? सिर्फ जानवरों को पकड़कर कहीं और रख देना तो काफी नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में कई खास तरीकों का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। ये एक कह सकते हैं बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें कई अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं। मोटे तौर पर मुख्य तकनीकों में शामिल हैं बोटैनिकल गार्डन्स यानी वानस्पतिक उद्यान। हाँ, बोटैनिकल गार्डन्स। प्राणी उद्यान यानी जू या चिड़ियाघर। जू, ठीक है। जीन बैंक्स। बीज बैंक, और एक खास तकनीक जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, ओके। हर तकनीक की अपनी एक खासियत है, अपनी एक भूमिका है। चलिए इन पर एक एक करके थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। जरूर। चलिए बोटानिकल गार्डन से शुरू करते हैं, वनस्पतियों के बगीचे। हम सबने देखे हैं, अक्सर खूबसूरत जगह होती हैं घूमने फिरने के लिए। हाँ, होती तो है। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती से बढ़कर संरक्षण में कैसे मदद करते हैं? देखिए, ये सिर्फ पिकनिक स्पॉट नहीं है। असल में बोटानिकल गार्डन वैज्ञानिक संस्थाएं हैं। यहाँ जीवित पौधों का एक विशाल संग्रह रखा जाता है और इसका उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि वैज्ञानिक शोध, संरक्षण और शिक्षा भी होता है। अच्छा, शोध और शिक्षा भी। हाँ। यहाँ आपको दुनिया भर की खासकर दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के पौधे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन गार्डन्स में पौधों को उगाने के साथ साथ उनके बीजों को सहेजा जाता है, परागकणों यानी पॉलन को जमा किया जाता है और कई बार तो पौधों के छोटे से हिस्से या कोशिकाओं से लेबोरेटरी में नए पौधे तैयार करने की तकनीक, जिसे टिश्यू कल्चर कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल होता है। टिश्यू कल्चर, वाह। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि कोशिश की जाती है कि इन संग्रहों में किसी एक प्रजाति के सिर्फ एक दो नमूने ना हो बल्कि उसकी पूरी आनुवंशिक विविधता का प्रतिनिधित्व हो। अलग अलग तरह के पौधे उसी प्रजाति के। बिल्कुल, यानी अलग अलग जगहों से लाए गए उस प्रजाति के विभिन्न प्रकारों को सहेजा जाए ताकि उस प्रजाति की अंदरूनी मजबूती बनी रहे। ये एक तरह से पौधों की जीती जागती लाइब्रेरी है। समझ गया। तो ये सिर्फ पौधे दिखाने की जगह नहीं बल्कि उनकी विविधता को सहेजने और समझने के केंद्र भी हैं। कमाल है। अब आते हैं प्राणी उद्यानों या चिड़ियाघरों पर। जैसा कि आपने कहा, इन्हें लेकर अक्सर लोगों की राय बटी हुई रहती है। हाँ, ये बात तो है। कुछ लोग इन्हें जानवरों के लिए कैद खाना मानते हैं। हाँ, तो संरक्षण के नजरिए से इनकी क्या भूमिका है? ये सच है कि चिड़ियाघरों का इतिहास थोड़ा विवादों से भरा रहा है
और जानवरों की देखभाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं पहले। लेकिन आज के दौर के जो अच्छे मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यान हैं, वे संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, कैसे? ये ऐसी सुविधाएं हैं जहां जानवरों को उनकी जरूरतों के हिसाब से खास तौर पर बनाए गए बाड़ों में रखा जाता है। यहाँ आने वाले लोगों को उन जानवरों और उनके संरक्षण की जरूरतों के बारे में शिक्षित भी किया जाता है। हाँ, एजुकेशन वाला पहलू तो है। बिल्कुल, लेकिन संरक्षण के लिहाज से सबसे अहम काम है लुप्तप्राय प्रजातियों का बंदी प्रजनन, यानी कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग, हाँ, कई प्रजातियां जंगल में इतनी कम हो गई हैं कि उनका वहां प्रजनन करके संख्या बढ़ाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में चिड़ियाघर उन्हें एक सुरक्षित माहौल देते हैं जहां वो सफलतापूर्वक प्रजनन कर सकें। इसके लिए बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज होती है स्टड बुक रखना। स्टड बुक, ये क्या होता है? ये हर जानवर की एक वंशावली या फैमिली ट्री की तरह होती है। इससे ये पक्का किया जाता है कि प्रजनन करीबी रिश्तेदारों के बीच न हो। ओह, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे। एग्जैक्टली, ताकि आनुवंशिक विविधता बनी रहे और जन्म लेने वाले बच्चे स्वस्थ हों। ये पूरी दुनिया में चल रहे क्षेत्रीय संरक्षण कार्यक्रमों का एक अहम हिस्सा है। यानी आधुनिक चिड़ियाघर सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं, बल्कि लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक तरह के सुरक्षित ठिकाने और उनके वंश को आगे बढ़ाने के केंद्र भी हो सकते हैं। बिल्कुल, बशर्ते वे उच्च मानकों का पालन करें और उनका मुख्य उद्देश्य संरक्षण हो। सही कहा, जैसे बॉटैनिकल गार्डन पौधों की विविधता बचाते हैं, वैसे ही चिड़ियाघर जानवरों के लिए करते हैं, खासकर प्रजनन के जरिए। बिल्कुल सही। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जैव विविधता का संरक्षण, बस उनके तरीके और विषय अलग हैं। अब अगर हम और सूक्ष्म स्तर पर जाएं, तो अगली तकनीक आती है जीन बैंक्स की। जीन बैंक, ये नाम सुनते ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म का ख्याल आता है। लगता है जैसे भविष्य के लिए कुछ सहेज कर रखा जा रहा हो। इनमें आखिर क्या रखा जाता है? हाँ, नाम थोड़ा भविष्यवादी जरूर लगता है, पर इसका सिद्धांत काफी सीधा है। जीन बैंक्स ऐसी जगह हैं जहां लुप्तप्राय या महत्वपूर्ण प्रजातियों से जुड़ी आनुवांशिक सामग्री, मतलब जेनेटिक मटेरियल, को बहुत सावधानी से संरक्षित किया जाता है। जेनेटिक मटेरियल जैसे कि? इसमें आमतौर पर नर जानवरों का वीर्य यानी सीमेन, मादा जानवरों के अंडाणु यानी ओवा, या कभी-कभी शुरुआती अवस्था के भ्रूण यानी एम्ब्रियोज भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इन्हें बहुत कम तापमान पर, अक्सर तरल नाइट्रोजन में। तरल नाइट्रोजन? वो तो बहुत ठंडा होता है। हाँ, -196 डिग्री सेल्सियस या दूसरी खास तकनीकों से सहेजा जाता है ताकि ये सालों साल तक सुरक्षित रहें। कमाल है। और इसका इस्तेमाल? इनका इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। वैज्ञानिक इनका अध्ययन करके प्रजातियों के बारे में और जान सकते हैं। प्रजनन कार्यक्रमों में नई आनुवांशिक विविधता लाने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। और शायद सबसे अहम, अगर भविष्य में कभी स्थितियां अनुकूल हों और उस प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में फिर से बसाने की जरूरत पड़े, हाँ, तो ये जीन बैंक एक अनमोल संसाधन साबित हो सकते हैं। ये सचमुच भविष्य के लिए जीवन की संभावनाओं को सहेजने जैसा है। ये तो वाकई कमाल है। यानी सिर्फ जीते जागते जीव ही नहीं, बल्कि उनकी जीवन का आधार, उनके जीन्स को भी हम बचाकर रख सकते हैं। अब बात करते हैं बीज बैंकों की। ये शायद ज्यादा जाने पहचाने लगते हैं, जैसे बीजों का एक बड़ा सा पुस्तकालय। आपने बिल्कुल ठीक समझा। बीज बैंक काफी हद तक बीजों के पुस्तकालय जैसे ही होते हैं। ये ऐसी जगह है जहां पौधों के बीजों को बहुत ही नियंत्रित परिस्थितियों में, आमतौर पर बहुत कम तापमान और कम नमी में लंबे समय तक सहेज कर रखा जाता है। इसका मकसद होता है पौधों की आनुवांशिक विविधता को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। तो इस लिहाज से देखें तो बीज बैंक भी एक प्रकार के जीन बैंक ही हैं, बस ये खास तौर पर बीजों पर केंद्रित होते हैं। हाँ, ये समझ आता है। इनके कई फायदे भी हैं। बीजों को स्टोर करना बाकी जैविक सामग्री की तुलना में अक्सर ज्यादा आसान होता है। इन्हें कम जगह चाहिए होती है। हाँ, ये तो है। इनके रखरखाव में मेहनत और खर्चा भी कम आता है। इस वजह से हम कम लागत में बड़ी संख्या में अलग-अलग पौधों की प्रजातियों और उनकी किस्मों के नमूने बीज बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। और यहीं पर यह मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। आखिर इन बीजों को इतने जतन से इतनी बड़ी संख्या में सहेजने की जरूरत क्या है? ये भविष्य में हमारे किस काम आ सकते हैं?
बहुत अच्छा सवाल है। बीजों को सहेजने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं दूरगामी कारण है। इन्हें हम दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है कृषि का क्षेत्र। कृषि, अच्छा। सोचिए हमारी मुख्य फसलें, गेहूं, चावल, मक्का, दालें, सब्जियां, इनकी पैदावार लगातार बढ़ानी है। इन्हें नई नई बीमारियों और कीटों से बचाना है। हाँ, बिल्कुल। इन्हें बदलते मौसम जैसे कि सूखा या ज्यादा गर्मी को सहने लायक बनाना है। इनके पोषण मूल्य को बेहतर करना है, स्वाद को बरकरार रखना है। इन सब कामों के लिए हमें लगातार नए नए जीन्स की जरूरत पड़ती है। और ये जीन्स कहाँ से मिलेंगे? ये जरूरी जीन्स अक्सर हमें इन्हीं फसलों की पुरानी पारंपरिक किस्मों से या फिर उनके जंगली रिश्तेदारों से मिलते हैं, जिनके बीज दुनिया भर के बीज बैंकों में सहेजे गए हैं। अरे वाह! तो ये बीज बैंक हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक तरह से कच्चे माल का भंडार है। अच्छा, यानी हमारी खेतीबाड़ी को बेहतर बनाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में इन बीज बैंकों का बड़ा हाथ है। बिल्कुल। और दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण कारण है जैव विविधता का सीधा संरक्षण। ओके। दुनिया में हजारों पौधों की प्रजातियां हैं जो दुर्लभ है, संकटग्रस्त हैं या किसी छोटे से इलाके में ही पाई जाती हैं। उनके प्राकृतिक आवास तेजी से खत्म हो रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम उनके बीज सहेज कर नहीं रखेंगे तो उनकी अनमोल आनुवंशिक विविधता हमेशा के लिए खो सकती है। बीज बैंक इन दुर्लभ पौधों की आखिरी उम्मीद हो सकते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि ये बैंक एक तरह से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, जंगल की आग या इंसानी गतिविधियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। एक सेफ्टी नेट जैसा। हाँ, अगर किसी वजह से किसी इलाके से कोई खास पौधा पूरी तरह खत्म भी हो जाए तो बीज बैंक में रखे उसके बीजों से उसे फिर से उगाया जा सकता है, उसकी नस्ल को बचाया जा सकता है। वाह, ये तो सचमुच एक तरह का जैविक बीमा है जो न सिर्फ हमारी खेती को बल्कि हमारी कुदरती विरासत को भी बचाता है। क्या बात है। चलिए अब इस चर्चा की आखिरी तकनीक पर आते हैं, क्रायोप्रिजर्वेशन। जैसा कि नाम से लगता है, इसमें चीजों को जमा कर फ्रीज करके सहेजा जाता है। हाँ, ये जीन बैंक या बीज बैंक से कैसे अलग है और जैव विविधता संरक्षण में इसका क्या योगदान है? क्रायोप्रिजर्वेशन एक बहुत ही विशिष्ट तकनीक है। इसमें कोशिकाओं यानी सेल्स, ऊतकों यानी टिश्यूज, छोटे अंगों या किसी भी जैविक संरचना को जो सामान्य तापमान पर रखे जाने पर अंदरूनी रासायनिक क्रियाओं की वजह से खराब हो सकती है, उसे बहुत ही ज्यादा ठंडे तापमान पर ले जाकर संरक्षित किया जाता है। कितना ठंडा? आमतौर पर इसके लिए या तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सूखी बर्फ का इस्तेमाल करके तापमान को -80 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है, या फिर जो ज्यादा कॉमन है, तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके तापमान को -196 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया जाता है। -196? बाप रे। हाँ, इस भयानक ठंड में कोशिका के अंदर की लगभग सारी जैविक गतिविधियां जैसे कि मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से रुक जाती हैं, मानो समय थम गया हो। फ्रीज हो गया उस समय। बिल्कुल। इससे कोशिकाएं बिना खराब हुए अनिश्चित काल तक संरक्षित रह सकती हैं। तो ये तकनीक किन स्थितियों में ज्यादा काम आती है, सामान्य बीज बैंक से अलग? ये तकनीक खास तौर पर उन पौधों की प्रजातियों के लिए वरदान है जिनके बीजों को हम सामान्य बीज बैंकों में आसानी से स्टोर नहीं कर सकते। कुछ पौधों के बीज या तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं या फिर सामान्य ठंडक में रखने पर वे मर जाते हैं। ऐसे बीजों को रिकैल्सिट्रेंट बीज कहते हैं। रिकैल्सिट्रेंट, ये कैसा नाम है? हाँ, मतलब जिद्दी बीज कह लीजिए। जैसे कटहल, नारियल, आम, चाय, कॉफी वगैरह के बीज इसी श्रेणी में आते हैं। अच्छा, इनके बीज नहीं रखे जा सकते सामान्य तरीके से? नहीं, सामान्य सीड बैंकिंग इनके लिए काम नहीं करती। क्रायोप्रिजर्वेशन से हम इनके भ्रूण या ऊतकों को सहेज सकते हैं। इसी तरह जो पौधे बीजों से नहीं बल्कि जड़ों, कंदों या तनों से उगाए जाते हैं। हाँ, जैसे आलू, केला। बिल्कुल, आलू, शकरकंद, केला, कई सजावटी पौधे और फलदार पेड़, उनके जर्म प्लाज्म यानी आनुवंशिक सामग्री को भी क्रायोप्रिजर्वेशन से ही लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये तकनीक उन पौधों के लिए खास तौर पर जरूरी है जिनके बीज आसानी से नहीं सहेजे जा सकते। और इसके अलावा कुछ और उपयोग? हाँ, इसके और भी कई उपयोग हैं, जैसे किसी पौधे या जीव की खास खूबियों वाले ऊतकों को सहेजना,
मान लीजिए कोई पौधा किसी बीमारी से लड़ने में माहिर है तो उसके उस गुण वाले ऊतक को बचाया जा सकता है। अच्छा। दवाइयां बनाने वाले या खास रसायन पैदा करने वाली कोशिका रेखाओं यानी सेल लाइंस को संरक्षित करना, आनुवंशिक रूप से बदले गए यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऊतकों को भविष्य के शोध या उपयोग के लिए बचाना। कभी कभी पौधों को वायरस जैसी बीमारियों से मुक्त करने में भी ये तकनीक काम आती है। टिश्यू कल्चर के जरिए पौधे के स्वस्थ हिस्से को क्रायो प्रिजर्व करके बाद में उससे रोग मुक्त पौधे उगाए जा सकते हैं। अच्छा, वायरस हटाने में भी? हाँ, जैसे केले और बेर में किया जाता है। यहाँ तक कि पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले रोगाणुओं जैसे फफूंद या सूत्रकृमि के नमूनों को भी शोध के लिए क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। और जैसा हमने जीन बैंक के संदर्भ में बात की थी, पशुधन यानी पालतू जानवरों के आनुवंशिक संरक्षण के लिए उनके जर्म प्लाज्म, खासकर वीर्य और भ्रूण को सहेजना। हाँ, वो तो जीन बैंक में भी था। हाँ, लेकिन सच कहूं तो पशुधन के क्षेत्र में क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक बाकी क्षेत्रों की तुलना में शायद सबसे ज्यादा विकसित और इस्तेमाल होने वाली एक्स सीटू तकनीकों में से एक है। समझ गया।